हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये हमारा लेक्चर होगा आज का, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चंस किस तरीके से आपको रीड करना है, कहाँ से किस पॉइंट पर आपको ज्यादा फोकस करना है, आंसर्स आपको किस तरीके से मार्क करना है, कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह, तो सब कुछ आपको एमसीक्यूज में मैंने इस वीडियो में सारा आपको अच्छी तरीके से डिटेल में एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। और आपके फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और उसी के साथ साथ जैसे कि आप सभी को पता है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये आपका 10th फेब को कंडक्ट करवाया गया है। यानी अगर आप आज से देखो तो आपके पास 10 to 12 डेज है प्रेपरेशन के लिए। तो इन 10 to 12 डेज में आप हमारे कोर्स के थ्रू 100% मैं कहती हूँ आपको गारंटी के साथ आप यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाओगे। तो ये गारंटीड कोर्स है, यानी हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देंगे कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। तो जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। हमारे ऐप का लोगो कुछ इस तरीके से है, जिसके लिए लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, हर एक स्टूडेंट के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है ये कॉमन होने वाला है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम ये सब कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे जो कि थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हैं। हम आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाएंगे। देन मॉक टेस्ट, हर एक मॉक टेस्ट में 40 एमसीक्यूज है, उस तरीके से आपके मॉक टेस्ट में 400 एमसीक्यूज यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। देन नेक्स्ट नोट्स। नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपलेस्ट वे में हर एक पॉइंट्स को यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो आपके जो भी डाउट्स है, आपको जो भी हर एक टॉपिक में डाउट्स है, अगर आप एक बार नोट्स के थ्रू उसको रीड कर लेते हो तो वहां पर आपका डाउट, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो नोट्स में हमने के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप देखोगे, जो भी हमारे बैच के स्टूडेंट हैं, वहां पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, जिससे कि आप उन पॉइंट्स को, उन वर्ड्स पर फोकस कर सको। देन उसके बाद पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसमें हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करा है, एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी यहाँ पर आपके साथ शेयर करा है। तो सारा कंटेंट आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा कंटेंट जो है, इससे आपको 100% हम पासिंग गारंटी देते हैं कंटेंट के थ्रू, कि हमारे कंटेंट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको पूछे जाने के चांसेस है। तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर अगर आप हमारे ऐप के थ्रू कंटेंट को एक्सेस करते हो तो आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाती है। ऐप पर हमारा प्रॉपरली हर एक चीज आपको टॉपिक वाइज हर एक चीज आपको एक ही जगह पर ऐप पर मिल जाएगा। आपके पास एक्सेस होगा, आप जब भी चाहो वहां से आप रीड कर सकते हो। आपके सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पर ऐप पर इजीली अवेलेबल होगा। तो ऐप के लिए लिंक भी हमने कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक प्रोवाइड कर रखी है हमारे ऐप पर, तो आप वहां से डायरेक्टली कंटेंट को एक्सेस करिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स, एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे। इन सारे सब्जेक्ट्स पर हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा भी आपको कोई और सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कर बता सकते हो। उस पेपर 2 के लिए भी आपको दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टेक्ट करना है। सो दैट्स इट। हम आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल रीजन इज अ रीजन ऑफ। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि क्रिटिकल रीजन कौन सा रीजन होता है। अब क्रिटिकल रीजन आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड है। अब जब अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो रिसर्च में, तो आप हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो, या फिर आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हो या फिर रिजेक्ट करते हो। सो आप क्या करते हो, जब हाइपोथेसिस टेस्ट परफॉर्म करते हो, जैसे जी टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, इस सारे टेस्ट में मान लीजिए आपका जो कर्व है कुछ इस तरीके से गिवन होता है। इस कर्व में अगर आपके जो वैल्यूज है, आपके जो एरर्स है, इस रीजन में लाई करते हैं, तो आप क्या कहोगे, इस रीजन को हम कहते हैं रिजेक्शन रीजन।
जिसमें आप कहोगे कि क्रिटिकल वैल्यू, आपके जो वैल्यूज है, आपके जो एरर्स है, अगर इस रीजन में लाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं रिजेक्शन रीजन। अगर आपके वैल्यूज इस रीजन में लाई करते हैं, रिजेक्शन रीजन में लाई करते हैं, तो आप इस केस में आपके नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेते हो। और अगर आपके जो वैल्यूज है, आपके जो एरर्स है, इस रीजन में अगर लाई करें तो उस केस में आप क्या करते हो, अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करोगे बल्कि एक्सेप्ट कर लेते हो। सो रिजेक्शन क्रिटिकल रीजन कौन सा रीजन होता है? ऐसा रीजन जिसमें आपके जो वैल्यूज है, आपके जो एरर है, इस रीजन में लाई करे, मतलब रिजेक्शन रीजन में लाई करे, जिस केस में आप क्या करते हो, आपके नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेते हो। सो क्रिटिकल रीजन वो रीजन होता है जिसे हम कहते हैं रिजेक्शन रीजन। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रिजेक्शन। नेक्स्ट, what is the mean of the observations 50, 60, 80, 100, 35 and 15? इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, कुछ डेटा गिवन है और उस डेटा का हमें मीन फाइंड आउट करना है। सो मीन जिसे हम एवरेज भी कहते हैं, आपको इस डेटा की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मीन का भी फॉर्मूला होता है, आपको मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है। सो मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi अपॉन n। सबमिशन का मतलब होता है एडिशन, कि आपके पास जितना भी डेटा है, जितने भी नंबर्स है, उन सबको आपको ऐड करना होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो भी डेटा है हम उसको पहले ऐड कर लेते हैं। 50 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 35 प्लस 15 डिवाइडेड बाय n। n का मतलब होता है टोटल नंबर्स, टोटल ऑब्जर्वेशंस। सो यहाँ पर आपके पास कितने टोटल नंबर्स है? 1 2 3 4 5 एंड 6। सो डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 6। सो इन सारे नंबर्स को, इन सारे टर्म्स को अगर आप ऐड करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 340 डिवाइडेड बाय 6। तो 340 डिवाइडेड बाय 6 का आपका आंसर आ जाएगा 56.6। तो इस केस में आपका जो मीन है, आपकी जो इस डेटा की एवरेज वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 56.6। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डैश आर सिंपली फैक्ट्स और रिकॉर्डेड मेजर ऑफ सर्टेन फेनोमेना। इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है कि ये डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी। अब इस डेफिनेशन में हमें ये गिवन है कि एक सिंपली फैक्ट है, एक फेनोमेना है जिसकी आप रीडिंग लेते हो, जिसको मेजर करते हो, उसको रिकॉर्ड करते हो। सो वो कौन सा ऑप्शन होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो वो ऑप्शन होगा आपका डेटा। सो इस क्वेश्चन में आपको बस दो ही ऑप्शन में कंफ्यूजन होगी, इंटेलिजेंस तो होगा नहीं क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग के क्वालिटीज से रिलेटेड है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा, बस ऑप्शन ई और बी में थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो डेटा, डेटा क्या होता है आपका? किसी फेनोमेना को, आप कोई फेनोमेना है, उस फेनोमेना की आप रीडिंग लेते हो, उसकी रीडिंग लोगे, उसको मेजर करोगे एंड देन उसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके, उस फेनोमेना की रीडिंग लोगे, उसको मेजर करोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे, तो उससे हम कहते हैं डेटा। और इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन हम प्रोसेस्ड डेटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब प्रोसेस डेटा क्या होता है? जैसे आपने कहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, सॉरी कहीं से आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, जैसे आपने सैंपल से डेटा कलेक्ट कर लिया, सैंपल से डेटा को कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को आप प्रोसेस करोगे, मतलब उस डेटा में जो भी एरर्स है, जो भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, उसको आप डिलीट कर दोगे, उसको आप डिलीट कर दोगे। जो भी एरर्स है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, उसको आप डिलीट कर दोगे और उस प्रोसेस डेटा को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? प्रोसेस डेटा। प्रोसेस डेटा, डेटा को आप प्रोसेस करते हैं, उससे कुछ मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनाते हैं, मीनिंगफुल कुछ थिंग्स बनाते हैं, उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। बट डेटा क्या होता है? डेटा एक ऐसा फेनोमेना होता है जिससे आप रीडिंग लेते हो, उसको मेजर करते हो, उसको रिकॉर्ड करते हो। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डेटा। नेक्स्ट, what is the median for the observations 34, 25, 33, 45 and 62? इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, कुछ डेटा गिवन है और इस डेटा का हमें मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब मीडियन क्या होता है? आपके जो ऑब्जर्वेशंस, आपके जो डेटा होता है उसकी मिडिल वैल्यू को हम कहते हैं मीडियन। अब इस क्वेश्चन में हमें मीडियन फाइंड आउट करना है गिवन ऑब्जर्वेशंस का। सो मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स याद रखना है। अगर आप ये स्टेप्स याद रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे कि मीडियन को किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है। तो मीडियन को फाइंड आउट करने का स्टेप 1 होता है। स्टेप 1 में आपका जो भी डेटा होता है उसको आप अरेंज करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में।
इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके डेटा को आपको अरेंज करना है। जैसे यहाँ पर आपका सबसे स्मॉलेस्ट डेटा नंबर है 25, देन 33, देन 34, देन 45, देन 62। तो आपने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके डेटा को अरेंज कर लिया। देन स्टेप 2 में आप ये देखोगे कि आपको जो नंबर्स गिवन है, आपको जो डेटा गिवन है वो ऑड है या फिर इवन है। मतलब अब जैसे कि आपको ये डेटा गिवन है, इसमें कितने नंबर्स आपको काउंट करना है, 1 2 3 4 5। मतलब आपको जो ये डेटा गिवन है ये ऑड है। अगर 6 और नंबर होता है, 62 के बाद एक और होता है तो 6 होता है टोटल, तो उस केस में आपका जो डेटा होता है वो इवन होता है। बट हमें जो डेटा गिवन है इस केस में ये ऑड है। अगर आपका डेटा ऑड है उस केस में आपकी मीडियन की वैल्यू, अगर आपका डेटा ऑड होता है तो उस केस में आपकी मीडियन की वैल्यू सिर्फ एक ही होती है। अगर इवन होता है तो उस केस में आपकी मीडियन की वैल्यू 2 होती है। अब ये डेटा जैसे कि ऑड है तो यहाँ पर एक ही आपकी मीडियन वैल्यू होगी। जैसे हम लेफ्ट से जा रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पर 34 आ रहा है। अगर हम राइट से भी जा रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नंबर पर आपका 34 आ रहा है। तो क्योंकि ये डेटा ऑड है और ऑड डेटा की मीडियन वैल्यू सिर्फ मिडिल वैल्यू एक ही होती है, और इस केस में आपकी मीडियन वैल्यू हो जाएगी 34। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, if mean and coefficient of variation of a set data is 10 and 5 respectively, then standard deviation is। इस क्वेश्चन में हमें मीन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की वैल्यू गिवन है और हमें स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो इस केस में आपकी मीन की जो वैल्यू है वो है 10 एंड आपकी जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की वैल्यू जिसे हम CV लिखते हैं उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का आपका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन मीन। मीन को हम म्यू भी लिखते हैं, तो यहाँ पर हम म्यू लिखेंगे। सिग्मा होता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला लिखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन म्यू। सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन एंड म्यू का मतलब होता है मीन। सो सिग्मा तो हमें फाइंड आउट करना है जो कि आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है। म्यू की वैल्यू हमें गिवन है 10 एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपको गिवन है 5। सो इस केस में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो सिग्मा इज इक्वल टू 10 इंटू 5। तो 10 इंटू 5 अगर आप करते हो तो आंसर आ जाएगा आपका 50। सो स्टैंडर्ड डिविएशन की आपकी वैल्यू आ जाएगी इस केस में 50। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, The test statistic to test for not normal population is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है अगर आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट में कौन सा ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आप अज्यूम करते हो कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल नहीं होगी। तो आपको याद रखना है जैसे कि हाइपोथेसिस में हम सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, या फिर आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट कर लेते हो। सो नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। सो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज करते हो। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म करते हो। स्टैटिस्टिकल टेस्ट के 2 टाइप्स होते हैं आपका, एक होता है पैरामेट्रिक टेस्ट एंड दूसरा होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें आप अज्यूम करते हो कि आपकी जो पॉपुलेशन है, आपके जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होगा। आपकी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन आप पैरामेट्रिक टेस्ट में अज्यूम करते हो कि नॉर्मल होगा, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आप ऐसा कोई अज्यूम नहीं करते हो। सो पैरामेट्रिक टेस्ट में आप अज्यूम करते हो कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा। सो यहाँ पर आप पैरामेट्रिक टेस्ट में आपके कौन कौन से टेस्ट आ जाते हैं, एफ टेस्ट आपको यहाँ पे देखना है, एफ टेस्ट, एनोवा टेस्ट, टी टेस्ट और जी टेस्ट भी आ जाता है। लेकिन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका आता है काई स्क्वायर टेस्ट, यू टेस्ट एंड एच टेस्ट। सो इस क्वेश्चन में भी हमें यही पूछ रहा है ऐसा कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जिसमें आप कौन सा ऐसा टेस्ट यूज करते हो जिसमें आप ये अज्यूम नहीं करते हो कि आपके पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल नहीं होगा। सो वो सिर्फ और सिर्फ आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में यूज करते हो कि आपका जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं होगा। सो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका आता है टेस्ट काई स्क्वायर टेस्ट।
So for this question, option D here is the right answer, chi-square test. So chi-square test एक ऐसा statistical test है, statistical test में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका chi-square test आता है, जिसमें आप अज्यूम करते हो कि आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं होता है. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, Which is the following is relative measure of dispersion? इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है. मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको ये बता रहा है कि आपका जो डेटा है किस तरीके से डिस्पर्स है, किस तरीके से स्प्रेड आउट है. ओके, अब वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए स्टैंडर्ड डिविएशन, जैसे कि हमें पता है स्टैंडर्ड डिविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं. उसी तरीके से वेरिएंस को भी हम सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर. तो उसी तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का जैसे हमने अभी देखा फॉर्मूला सिग्मा अपॉन म्यू होता है. तो यहाँ पर सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन एंड म्यू का मतलब होता है मीन. ओके, जैसे कि आप देख रहे हो स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस ये दोनों की वैल्यू एब्सोल्यूट है. एब्सोल्यूट मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा है, यहाँ पर और कोई वैल्यूज नहीं है. लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में आपका जो सिग्मा है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, इट इज रिलेटिव टू मीन. ये आपका मीन से रिलेटिव है. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपका एब्सोल्यूट नहीं होता है. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपका स्टैंडर्ड डिविएशन से रिलेटिव होता है, रिलेटिव टू मीन. ओके, मीन से रिलेटिव होता है. तो इसी क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन. रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपका हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. ये सारे भी आप मेजर कर सकते हो. डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए आप स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वेरिएशन, ये तीनों भी यूज करते हो. बस इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन. रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बिकॉज इट इज रिलेटिव टू मीन. सो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया. नेक्स्ट, Which of the following is the non-random method of selecting samples from a population? इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि ऐसी कौन से सैम्पलिंग है, ऐसी कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें आप पॉपुलेशन में से मेंबर्स को, पॉपुलेशन में से सैंपल्स को नॉन रैंडम मेथड से, नॉन रैंडम वे से सिलेक्ट करते हो. नॉन रैंडम मेथड मतलब क्या होता है, जिसमें आप रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट नहीं करोगे, बल्कि आप आपके कन्वीनियंस, पर्पस और जजमेंट के बेसिस पर से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट कर लोगे. तो याद रखिएगा, जैसे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आप रैंडमली पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट कर लेते हो. तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के हमें कुछ टाइप्स गिवन है, जैसे सिंपल, रैंडम, स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर. ये तीनों भी आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप्स होते हैं जिसमें आप पॉपुलेशन में से मेंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हो. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएंगे. वेराज यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटा सैंपलिंग. कोटा सैंपलिंग ये आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप होती है, जिसमें आप आपके कन्वीनियंस, आपके पर्पस, आपके जजमेंट और नॉन रैंडम वे से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट कर लेते हो. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. अब कोटा सैंपलिंग में आप किस तरीके से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हो, आप हमें डायग्राम के थ्रू देखते हैं. तो ये आपकी हो जाएगी पॉपुलेशन. सो कोटा सैंपलिंग में आपके पास बहुत लार्ज अमाउंट में पॉपुलेशन होती है, और आपका कोटा सैंपलिंग में आप क्या करते हैं, आपके पर्पस, आपके कन्वीनियंस के बेसिस पर से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हो, और नॉन रैंडम वे से, नॉन रैंडम मेथड यूज कर आप पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट कर लेते हो. जैसे इस पॉपुलेशन में मेन है, वीमेन है, तो सारे एज ग्रुप के लोग हैं. अब मुझे यहाँ पर स्टडी करना है, मेरा पर्पस ये है कि मुझे ऐसे मेल्स पर स्टडी करना है जिनकी एज अबव 40 है. तो मैं इस पॉपुलेशन में से सिर्फ और सिर्फ मेल्स को सिलेक्ट करने वाली हूँ, ये तो कंफर्म है, और ऐसे मेल जिनकी एज अबव 40 है. अब इसी के साथ साथ मैं ये भी देखूंगी कि मुझे किस पर्सन से, किस मेल से मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मुझे डेटा मिल सकता है. सो मैं अपने पर्पस और अपने कन्वीनियंस के बेसिस पर से, अपने जजमेंट के बेसिस पर से इस मेंबर्स को सिलेक्ट कर लूंगी, इस मेंबर को सिलेक्ट कर लूंगी, इस मेंबर को सिलेक्ट कर लूंगी, और इस मेंबर्स को सिलेक्ट कर लूंगी, और ये सारे मेरे सैंपल्स बन जाएंगे, और इस सैंपल्स पर मैं अपनी स्टडी परफॉर्म करूंगी. तो आपको ये याद रखना है, ऐसी सैम्पलिंग मेथड जिसमें आप नॉन रैंडम वे से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो, वो होती है आपकी कोटा सैम्पलिंग. दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट,
The standard deviation of a set of 50 observations is 8. If each observation is multiplied by 2, then the new value of standard deviation will be. So हमें इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. So हमें एक ओल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू और एक न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओल्ड की वैल्यू हमें सारी गिवन है और हमें न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो स्टैंडर्ड डिविएशन जिसको हम सिग्मा लिखते हैं उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ xi minus x bar the whole square divided by कैपिटल N. अब इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ सेट 50 ऑब्जर्वेशंस. 50 ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ पर कैपिटल N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो टोटल हमारे 50 ऑब्जर्वेशन है. xi का मतलब होता है कितने ऑब्जर्वेशन है और x बार का आपका मतलब होता है टोटल एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन का मीन. ओके, सो इस केस में हमें गिवन है कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ सेट ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, टोटल 50 है और 8 क्या है, 8 हमें ओल्ड सिग्मा, 8 क्या है ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है. तो यहाँ पर ओल्ड सिग्मा आपका आ जाएगा सिग्मा ओल्ड 8. ओके, अब हमें ये दिया है सेकेंड, आपको बस ये अपने स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट हमने सॉल्व कर लिया. अब सेकेंड स्टेटमेंट आपको गिवन है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2. सारे ऑब्जर्वेशंस को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, देन न्यू वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, नई वैल्यू क्या हो जाएंगे स्टैंडर्ड डिविएशन के, हमें ये फाइंड आउट करना है. सो ओल्ड को हमें ध्यान ही नहीं देना है, बस हमें ये याद रखना है कि स्टैंडर्ड डिविएशन हमें इतना, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला ये हो गया. अब न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया है कि हर एक ऑब्जर्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो ये हो जाएगा आपका 2xi माइनस 2x बार द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N. अब 2xi माइनस 2x बार स्क्वायर, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं. सो यहाँ पर आपको 2 कॉमन लेना है. सो 2 कॉमन लेने के लिए आपको हो जाएगा 2 स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में है पूरा, इसलिए 2 स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा. xi माइनस x बार द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. अब 2 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, इसलिए आपका 2 बाहर आ जाएगा. अंडर रूट ऑफ आपका क्या बच गया xi माइनस x बार द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. सो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, ये आप देख रहे हो xi माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये आपका सिग्मा ओल्ड था और सिग्मा ओल्ड हमें कितना गिवन है 8. सो 2 into 8 हो जाएगा आपका 16. तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन, न्यू आपका जो सिग्मा न्यू हो जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 16. दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, if the first and third quartiles are 22.16 and 56.36 respectively, then quartile deviation is. इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल्स की वैल्यूज गिवन है. फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू है 22.16 एंड थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू है 56.36 एंड हमें क्वार्टाइल डिविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. क्वार्टाइल डिविएशन आपको अगेन क्वार्टाइल डिविएशन ये बताता है आपका जो डेटा है, डेटा किस तरीके से स्प्रेड है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है. सो क्वार्टाइल डिविएशन भी आपको ये बताता है आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है. अब हमें इस क्वेश्चन में क्वार्टाइल डिविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो क्वार्टाइल डिविएशन, क्वार्टाइल आपको नेम से मीनिंग पता होना चाहिए. क्वार्टाइल मतलब 4, मतलब आपका जो क्वार्टाइल डिविएशन होता है उसमें जो आपका डेटा होता है कुछ 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. आपका जो डेटा होता है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, Q1, Q3 एंड Q4 इस तरीके से, सॉरी Q1, Q2 एंड Q3. अब आप जब भी क्वार्टाइल डिविएशन कैलकुलेट करते हो, क्वार्टाइल डिविएशन जिसे हम लिखते हैं QD, उसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2. जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब Q1 की वैल्यू आपको गिवन है 22.16 एंड थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू गिवन है 56.36. सो हम इस फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. Q3 की वैल्यू आपकी है 56.36 माइनस Q1 की आपकी वैल्यू है 22.16 डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पर आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना है. सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी 34.2 डिवाइडेड बाय 2. तो 34.2 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर आपका हो जाएगा 17.4.
1। सो यहाँ पर आपकी जो क्वार्टाइल डिविएशन है, क्वार्टाइल डिविएशन ये बताता है आपका जो डेटा है कितना स्प्रेड आउट है। सो इस केस में आपका जो डेटा है वो 17.1% स्प्रेड है। दैट्स वाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 17.1। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो।